भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट होते हैं और खास करके जो चुनाव लड़ता है वो कमल लड़ता है। जो रविशंकर प्रसाद जी को खास करके है तो रविशंकर प्रसाद जी ने कानून मंत्री रहते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे फैसले किए, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कानून को लेकर आए जिसके वजह से भारत में एक सकारात्मक सुधार हुआ है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो क्या बनाकर रिपोर्ट देती हैं इसके आधार पर तय किया जाएगा। को बचाने के लिए नहीं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप लोग झुक रहे होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या अगर पवन सिंह दिखा रहे हैं राजनीति में वो मेरे हिसाब से गलत है, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंटली लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप इसको पॉजिटिव वे में ये देखिए कि जो लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे आज वो सारे लोग कहाँ पे हैं। 303 सांसद की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ मिलता है और 240 को पर 14,000 करोड़ मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ बिहार प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के राहुल आनंद जी हैं। उनसे सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राहुल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का हफ्ते भर के अंदर में 2-2 बार प्रवासी ये दौरा हो रहा है, क्या इंगित करता है ये? क्या बिहार में बीजेपी डगमगा रही है? देखिए, सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चुनावी रैली को लेकर लगातार हर राज्य में हो रहा है, पूरे भारत में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार से विशेष लगाव रहा है। आपको मैं स्मरण करा दूं कि जब 2015 में जब चुनाव अलग लड़ा गया था और उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ था तो उस समय मोदी जी ने जो वादा किया था, 1.25 लाख करोड़ रुपए की जो वादा किया था वो उन्होंने दिया था बिहार को। और लगातार बिहार में उनके आने का एक सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि बिहार में जो जनमत और बिहार के अंदर जो जन सैलाब जो उमड़ता है, खास करके मोदी जी का लेकर जो क्रेज़ है। अभी कुछ दिन पहले पटना साहिब में उन्होंने एक सड़क यात्रा की थी, रोड शो वगैरह भी की थी। वो तो सब जान रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद की स्थिति क्या है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरीके से रोड शो किया। नहीं, देखिए, ये कहना आपका गलत होगा आशीष जी। भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट होते हैं और ख़ास करके जो चुनाव लड़ता है वो कमल लड़ता है। कैंडिडेट हमारे इस बात का प्रमाण है कि वो जनता के बीच में रहे हैं और कहीं भी नाराज़गी कहीं भी किसी से भी थोड़ी मोड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो रविशंकर प्रसाद जी को खास करके है तो रविशंकर प्रसाद जी ने कानून मंत्री रहते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे फैसले किए, बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कानून को लेकर आए जिसके वजह से भारत में एक सकारात्मक सुधार हुआ है। तो राहुल जी, आप लोग केंद्र देख रहे हैं, केंद्र में मोदी जी हैं, ठीक है, बट जब सांसद होते हैं अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सांसद तो कभी दिखते नहीं। देखिए, उसकी एक सबसे बड़ी वजह है जो सांसद को नहीं देखने की जो बात आप कहते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा एरिया जिसको सांसद कवर करते हैं उनके अंदर लोकल विधायक, पार्षद और खास करके उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। आप मुझे इस बात को बताइए कि विकास योजना को लेकर किसी ने कोई शिकायत की? किसी ने बस यही शिकायत की कि वो दिखते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, अगर केंद्र के अंदर कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है तो उसमें इस तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जनता के बीच में उनके जनप्रतिनिधि रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पटना साहिब ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर रविशंकर प्रसाद जी का अक्सर आना जाना होता रहता है, चाहे किसी भी कार्य को लेकर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ उन्होंने बैठक की थी। मैं चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ, चुनाव होने के 6-7 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उनके लड़के खास करके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। आप देखे होंगे फतुआ में उनके लड़के काफ़ी घूमते रहते हैं। तो राहुल आनंद जी, निर्मला सीतारमण अभी आई थी, उनसे पूछा गया कि बिहार को कब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। क्या लगता है आपको, मिलेगा? इतने साल से अगर आप लोग केंद्र में हैं तो बिहार को तो इस तरीके से मिलना चाहिए था। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया था। उसमें कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का जो प्रस्ताव जाएगा उसके आधार पे ये तय होता है कि आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं। लेकिन जो क्राइटेरिया सुनिश्चित की गई हैं उसके लिए, और मैं आपको ही याद दिला दूं कि इसके पहले जब एनडीए की जब सरकार थी तो उस समय जेडीयू कोटे के जो मंत्री थे उन्होंने इस प्रावधान को ख़त्म भी किया था, क्योंकि उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, जो पठारी क्षेत्र होनी चाहिए, जिस तरह से पिछड़ापन होना चाहिए और
ऐसा नहीं है कि विकल्प को खोला नहीं गया है, विकल्प नज़र के सामने है। जो उन्होंने वित्त मंत्री ने जो बयान दिया है उससे इस बात पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो क्या बनाकर रिपोर्ट देती हैं, इसके आधार पर तय किया जाएगा। उन्होंने तो कहा कि विचार किया जाएगा। कब तक विचार चलेगा ये? देखिए 10 साल तो हो गए। देखिए ये जो एक सवाल है जिसको लेकर राजनीतिकरण जो विपक्ष लगातार करता आया है, तो मैं आपको इस बात को भरोसा दिला दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार को जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2015 में भी इन्होंने विशेष राज्य दर्जा का मांग उठाया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। स्पेशल पैकेज की घोषणा बिहार को की थी 1.25 लाख करोड़ रुपए की, जो उन्होंने दिया, बढ़ोतरी की आपको आगे बढ़ाने के लिए। और आगे डिपेंड करता है वो केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर कि वो रिपोर्ट क्या बनाकर देती हैं। जैसे भौगोलिक क्षेत्र की बातें की जाती है, उसके बाद यहाँ के लोगों की जनसंख्या की बातें की जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस कैटेगरिया के अंदर आती हैं। तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछते हैं कि मोदी जी इतना बार बिहार आ रहे हैं, क्या दिए हैं बिहार को अब तक 10 साल? अच्छा, तेजस्वी यादव जी से ही मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि ये थोड़ा राजनीतिक अपरिपक्वता वाली बात हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार के अंदर, तो उस समय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का आना होता था, और उस समय आरसीडी डिपार्टमेंट खुद तेजस्वी यादव जी ने संभाल रखा था। उस मंच से उन्होंने कितनी बार नितिन गडकरी जी के उन्होंने जो घोषणा की थी उसकी सराहना की थी कि केंद्र का बहुत सारा पैसा हमें मिल रहा है सड़कें बनाने के लिए। जो व्यक्ति खुद इस चीज़ को स्वीकार कर चुका हो वो व्यक्ति कह रहा है कि क्या दिए हैं। आपने नितिन गडकरी की बात की। नितिन गडकरी पहुंचे नहीं थे प्रधानमंत्री के नामांकन में वाराणसी, क्या वजह है? देखिए लगभग अगर देखा जाए तो जितने मुख्यमंत्रियों का भी तय किया गया था नाम कि ये सारे लोग जाएंगे उनके नॉमिनेशन को लेकर, तो बहुत सारे लोग बीजेपी शासित प्रदेश के भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसको एक ही नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो अपने किसी कारण से या चुनावी सभा को संबोधित करने की वजह से वो कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए वो नहीं पहुँचे होंगे। नहीं तो राजनीति में ऐसे थोड़ी होता, प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, कोई भी काम हो छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए कि नितिन गडकरी जी की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री जी स्वयं कोई रैली करने भी गए हों? क्योंकि उनको पता था कि हमारी ये सीट सुरक्षित है और जितना काम किया गया है उस काम के आधार पे इनको शानदार जीत मिलने वाली है। तो वही तो बात है। तो रविशंकर प्रसाद जी में आना क्यों पड़ा? क्योंकि उनको पता था कि डमाडोल हो रहा है। नहीं, ये कहना जरासर गलत होगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये कहना जरासर इसलिए गलत होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मोकामा में भी नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी, है ना, मुंगेर में। उनको पता था ललन सिंह वहाँ से निकाले गए हैं, अनंत सिंह तो मैनेज तो हो ही जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैनेज है वहाँ तो जाते नहीं हैं, जहाँ स्थिति गंभीर है वही जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए। प्रधानमंत्री जी को देखिए, ये पार्टी प्रोटोकॉल इस चीज़ को तय करता है कि कहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना है, लेकिन मुझे थोड़ी देर की बात बताइए। मैं बता रहा हूँ, और शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेता है उसके आधार पर सारी चीज़ों को तय की जाती है। मुझे एक बात आप बताइए थोड़ी सा के लिए कि पटना के अंदर जो भी 2 लोकसभा क्षेत्र हैं उसके अंदर या पटना के बाहर भी ऐसी सीटें हैं। जैसे आप उठाइए हॉट सीट, आप उठा लीजिए हॉट सीट बेगूसराय, आप उठा लीजिए हॉट सीट में नवादा। इन सब जगहों पे भी प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी बक्सर भी जा रहे हैं। बक्सर की भी सीट काफ़ी अपने आप में मजबूत है। देखिए, ये जो एक राष्ट्रीय विमर्श करने की कोशिश की जाती है ना विपक्ष के द्वारा, उस राष्ट्रीय विमर्श में अब जैसे जैसे चुनाव की तरफ हम जीत की तरफ बढ़त हासिल कर रहे हैं, वैसे वैसे राष्ट्रीय विमर्श बदलता जा रहा है। पवन सिंह के खिलाफ इतनी लेट कार्रवाई क्यों? लोग सॉफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे तब। देखिए, ये कहना गलत होगा। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं कि चुनावी माहौल में सारे लोग एक दूसरे जगह व्यस्त हैं। उनसे बात हो रही थी कि आप बैठ जाइए। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व उनसे तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा था और उनको मनाने की कोशिश कर रहा था, जब वो नहीं माने तब फिर अन्यथा उन पर ये कार्रवाई करनी पड़ी। और
जो एनडीए अलायंस है, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो सारे लोग के अंदर अपनी एक पवित्रता की भाव है, और जो अकड़ पवन सिंह दिखा रहे हैं राजनीति में, वो मेरे हिसाब से गलत है। उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंटली, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस काराकाट सीट पे भी नरेंद्र मोदी जी की ही जीत होगी। राजपूत बनाम कुशवाहा काराकाट से हो गया है। कुशवाहा समाज कह रहा है राजपूत अगर पवन सिंह को वोट दे देंगे तो हम सासाराम में, आरा में, उसी के साथ साथ बक्सर में वोट नहीं देंगे बीजेपी को। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ देख रहे हैं अपनी पार्टी को? देखिए, आपको याद होगा एक बात कि जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, जिसमें जातीय गोलबंदी करने के जो विपक्ष खेमा में लगाता है, तो लोग पहले क्या कहते थे, ब्राह्मण नाराज हैं। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण नाराज हैं, ये वर्ग नाराज है, वो वर्ग नाराज है। लेकिन जब वोट पड़ने गया और जब उसकी काउंटिंग शुरू हुई तो योगी जी बहुमत से जीत गए, बहुमत से जीत गए। ठीक उसी प्रकार से एक विमर्श करने की कोशिश की जाती है, अरे फलाना नाराज है, फलाना वर्ग नाराज है और फलाना वर्ग नाराज है। मैं आपको अभी हालिया चुनाव के बारे में बता दूं, मैं प्रवास पे मोतिहारी गया हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी अफवाह थी, लेकिन मैं अकेले हर जगह गया, लोगों के बीच में मिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। थोड़ी मोड़ी लोगों के मन में कुछ आता है, लेकिन राष्ट्र हित में या फिर राष्ट्रीयता को नज़र में रखते हुए या फिर देश में ऐसे नेता के ऊपर भरोसा जताकर जिसको पूरी विश्व सराहना कर रहा हो। आपको मैं एक बात बता दूं, तो ये जो थोड़ा मोड़ा आपने कहा, थोड़ा मोड़ा रहता है, तो ये नहीं लगता है कि ये थोड़ा मोड़ा दिक्कत करते हैं? देखिए, जब आप अपने घर में रहते हैं, अगर आप दो भाई हैं, आपके पिताजी दो भाई हैं, तो परिवार की अगर संरचना की भी बात करें तो उसमें भी खलबल रहती है, खलबल रहती है। खलबल है? नहीं, मुझे मेरी बात सुनिए, खलबल रहती है, लेकिन होता वही है जो वो परिवार का मुखिया चाहता है, जो उस परिवार के मुखिया जो तय करते हैं कि नहीं यही चीज़ सही है, इसी को मानना है। और यहाँ जहाँ 140 करोड़ आबादी है, जहाँ 140 करोड़ आबादी है, आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। तीसरी बार ये सरकार का गठन होने जा रहा है। आप मुझे बताइए कि इस तीसरी बार में आपने सरकार के खिलाफ कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी देखी क्या? कहीं नहीं। आप लोग तो कितने मोर्चे पर झुके हैं, किसान आंदोलन में झुके हैं, ट्रक एसोसिएशन ने भी विरोध किया आप लोगों का, सीए एनआरसी को आप लोगों को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे में कई ऐसे मोर्चे आए हैं जब आप लोगों को पीठ पीछे होना पड़ा। देखिए, जो किसान आंदोलन का जो विषय था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 1 साल तक टिके रहे, 1 साल तक टिके रहे, लेकिन जो देश के अंदर जो सांप्रदायिकता ताकतें थी, कुछ खालिस्तानी जो उस चीज़ को हाईजैक कर चुके थे, कभी कभी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कभी कभी पीछे हट जाना पड़ता है। इसको निगेटिव वे में देखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको पॉजिटिव वे में ये देखिए कि जो लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, आज वो सारे लोग कहाँ पे हैं? जो लोग किसान आंदोलन के लिए एमएसपी की बात कर रहे थे, जो लोग एमएसपी की, आप लोग अब लॉ ही वापस ले दिए हैं, तो फिर अब देखिए, लॉ वापस की जो बात आप कर रहे हैं, मैं आप अभी भी वो बैठे हैं, लेकिन आप बताइए मुझे कि जो लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बस मेरा एक ही सवाल है कि 2014 में कितने एमएसपी थी और 2024 में कितनी एमएसपी है, इस पे चर्चा कर लें। 2014 के पहले किसानों के हित में कितनी रेलगाड़ियाँ चलती थी और 2014 में कितनी रेलगाड़ियाँ चल रही है, इसके ऊपर चर्चा कर लें। जो उनके जो फसल है उसको एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो देखिए ये दिखता है। और जो डीबीटी की बात की जा रही है, आप डीबीटी के माध्यम से देख लीजिए कि कितनी जगह डीबीटी के माध्यम से चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही है, तो ये भी एक विषय है और लोगों को पता है, किसानों को पता है। देखिए, कुछ चंद संगठन जो एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जो खालिस्तानी शब्द मैंने लिया, वो खालिस्तानियों ने उस पर कब्जा किया है, क्योंकि बार बार इसका प्रमाण किया उन्होंने। और जो कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकवादी बैठा है, वो इनको फंडिंग करता है, क्राउड फंडिंग होती है। और अभी एक जो सबसे लेटेस्ट है, जो आप सरकार को भी ईडी ने जो एक जो सबूत पेश किया है कोर्ट में कि खालिस्तानियों के द्वारा कितने पैसे लिए गए हैं, तो ये सारे लोग तो आपके देश में बैठ के आपके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अपने देश को बचाने के लिए थोड़ा झुक ही जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है?
लेकिन हम उसमें ताकत से उभरेंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देश को बचाने के लिए नहीं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आप लोग झुक रहे होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या ख्याल है? थोड़ा सा मैं आपको अब पार्टी के बारे में बता दूं। जो लोग हमारे पार्टी का साथ छोड़ कर गए थे वो सारे लोग हमारे पार्टी में आने का राह देख रहे हैं। पंजाब में ही देख लीजिए उन क्या स्थिति हो गई है। देखिए, और जहाँ तक सवाल इलेक्ट्रल बॉन्ड का है तो आशीष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ही बड़ा सराहनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। ये होना चाहिए। 2014 के पहले कितने चंदा लिए जाते थे उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता था। नहीं होता था, इस चीज़ को आप मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 2014 के बाद जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, जो आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 6,000 करोड़ का चंदा मिला, लेकिन आज वो ये भूल गए कि 20,000 करोड़ का चंदा मिला है। 20,000 करोड़ का चंदा मिला है और 303 सांसद की पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6,000 करोड़ मिलता है और 240 को लेकिन राहुल पार सवाल- 14,000 करोड़ मिलता है। सवाल यहाँ उठते हैं कि आप लोग अपने आप को विचारधारा की पार्टी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने से आप लोगों को फंडिंग होती है, ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए आशीष जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो कोई भी हो, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो चंदा दे सकता है। इस पे कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। भगवान का शुक्र है कि अंबानी और अडानी ने पैसा नहीं दिया, नहीं तो ये बार बार कहते कि इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है। जो है वो आपकी नज़र के सामने है, जो है वो देश की जनता देख रही है, उसको कागज़ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके वजह से आज आप ये प्रश्न पूछ पा रहे हैं मुझसे। नहीं तो ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती 2014 की अगर सरकार यहाँ रिपीट होती तो। चलिए, तो हमने सीधा सीधा बातचीत किया प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद जी से। तमाम सवालात, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बिहार दौरा, चाहे रविशंकर प्रसाद के जो जनता विरोध कर रही है, उन चीज़ों के ऊपर सीधा सीधा खरी खरी बातचीत की है हमने। क्या कुछ है आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।